अब आगे करते हैं। नेक्स्ट है, तो मैंने बताया था आपको ई के डायग्राम। ये यहाँ पर इफ यू हैव ई वर्सेस के, ई वर्सेस के, E versus K like this. Okay. So what you will E versus K is like this. तो ग्रुप वेलोसिटी क्या होगा? ग्रुप वेलोसिटी क्या होता है बीची? वन बाय एच क्रॉस, which is 1 by h cross dt by dk, dt by dt, 1 by h cross dt by dt। इसका जो स्लोप होगा, अब देखते हैं इसका जो स्लोप है ये क्या है? इट इज स्लोप ऑफ E वर्सेस K ग्राफ। इसका जो स्लोप है वो इस तरफ पॉजिटिव होगा। व्हाई इट विल बी पॉजिटिव? क्योंकि इस तरफ क्या है, E भी पॉजिटिव है, K भी पॉजिटिव है। स्लोप जो होगा E डी बाई डी के इट विल बी पॉजिटिव, बट वो स्लोप होगा, ठीक है, वो एक लिमिट के बाद घटना शुरू हो जाएगा, इसीलिए इफेक्टिव मास नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरफ का जो स्लोप होगा, इस तरफ का जो स्लोप होगा इट वुड बी नेगेटिव। व्हाई नेगेटिव? क्योंकि देखो इस तरफ क्या है, E तो पॉजिटिव है बट K नेगेटिव है। मैंने बताया था ना, K देखो ये सेंटर ऑफ बर्लिन जोन है, वो इसके इस तरफ क्या है, लेफ्ट साइड में जो ये है माइनस पाई बाई ए, K नेगेटिव है, तो इट एक्सटेंडेड फ्रॉम माइनस पाई बाई ए टू प्लस पाई बाई ए। तो दिस साइड वी हैव माइनस पाई बाई ए, दिस साइड वी हैव प्लस पाई बाई ए। दिस इज सेंटर ऑफ द बर्लिन जोन। ओके, तो ये होगा इफेक्टिव मास। इफेक्टिव मास क्या होता है? इफेक्टिव मास इज रिलेटेड टू डबल डेरिवेटिव m स्टार effective mass m star is h cross square divided by डबल डेरिवेटिव। ओके, इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव वो भी डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, ठीक है, इस तरह का ग्राफ आएगा। जब तक क्या रहेगा, मैंने बताया था जैसे नियर द सेंटर ऑफ द बर्लिन जोन इफेक्टिव मास वुड बी इन द पॉजिटिव जोन, इफेक्टिव मास पॉजिटिव रहेगा, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद इफेक्टिव मास क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव, बट एक बात ध्यान देने वाली है इसमें कि जितना ये वैल्यू होगा पॉजिटिव में बॉटम पर, ये कहां पर है, दिस इज एट बॉटम, जितना ये वाला वैल्यू होगा यहाँ m स्टार का, m स्टार बॉटम है, उतना ही यहाँ पर होगा, दिस इज m स्टार टॉप। m स्टार टॉप का जो वैल्यू होगा वो होगा माइनस m स्टार बॉटम, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो इन ग्राफ्स को आप याद रखेंगे, ठीक है। E वर्सेस K, VG वर्सेस K एंड m स्टार वर्सेस K, एक ही पर हमने देख लिया, क्लियर, ये हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ इफेक्टिव मास कैलकुलेशन का तरीका। इफेक्टिव मास कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे अभी, ठीक है। हाँ, इसमें और तो कुछ नहीं बचा है, बाकी क्वेश्चन की हेल्प से हो गया, ठीक है। तो अब देखो मैं ना क्वेश्चन भी ले रहा हूँ, बेटर हो। मान लिया, देखो फर्स्ट अगर वन डायमेंशन में आपको इफेक्टिव मास निकालने को आया है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको डबल डेरिवेटिव निकालना आता होगा E वर्सेस K में डबल डेरिवेटिव, तब आप आराम से उसको कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। बट समटाइम्स एनर्जी वर्सेस डिस्पर्सन रिलेशन, एनर्जी डिस्पर्सन रिलेशन इज गिवन इन 3D। ओके, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, ओके, या यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह आपको दिया हुआ है अगर, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव मास। ये कहाँ पर पूछ रहा है, 56 में, क्वेश्चन नंबर 56 पेज 26 पर, इफेक्टिव मास एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट बर्लिन जोन, ठीक है। तो ये लगातार नेट में आए हुए हैं, जैसे ये जून में आया कभी, तो ये दिसंबर में आया, इस तरह आए थे इसी ईयर में, ठीक है, आगे पीछे। उसका कारण क्या आगे पीछे क्यों आए थे वो भी बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है इफेक्टिव मास एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट बर्लिन जोन, तो जैसे अगर 1D है तो वेयर इज द बाउंड्री, 1D में बाउंड्री कहाँ है, पाई बाई ए पर या माइनस पाई बाई ए पर, ओके। अब ये जो डिस्पर्सन रिलेशन है वो किसका है, ये जो E वर्सेस K रिलेशन है, ठीक है, ये किसका है, तो ये एक्चुअली एक
क्यूबिक क्रिस्टल के लिए दिस इज, मैं बता देता हूँ, दिस इज एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन फॉर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो इस फॉर्म को आप याद कर लीजिए। सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में टाइट बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन ऐसा होगा, एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन ऐसा होगा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल में। और यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये ए ए, वो क्या है, ए इज लैटिस फंक्शन, ठीक है, ए इज लैटिस फंक्शन, ओके। तो ये एनर्जी डिस्पर्जन रिलेशन है किसके लिए, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल के लिए, ठीक है। अच्छा, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल अगर है तो उसकी ब्रिलियंट जोन बाउंड्री कहाँ होगी, ठीक है, उसकी ब्रिलियंट जोन बाउंड्री कहाँ होगी बताइए। जो सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल होगा उसका ब्रिलियंट जोन कैसा होता है, मैं एक काम करता हूँ, व्हाट आई डू इज चेक अप ब्रिलियंट जोन, एक बार और ब्रिलियंट जोन बता देता हूँ आपको। ब्रिलियंट जोन बाउंड्री, क्योंकि जो बाउंड्री के कोऑर्डिनेट आपको पता होने चाहिए। ब्रिलियंट जोन्स ऑफ सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, ये पता होनी चाहिए भाई आपको। जो मैं लिखूंगा यहाँ पर, दैट यू शुड ऑलवेज रिमेंबर। सर बैक स्लाइड थोड़ा। रेजोल्यूशन का डायग्राम में मिलना मुश्किल है क्या। ये तो बीसीसी का है। These are brilliant. These are what? These are Berlin Jones. Simple cubic, BCC, FCC. Berlin Jones of BCC, FCC, and simple cubic. तो ये क्या है, सिंपल क्यूबिक का है। ये सिंपल क्यूबिक का है, ये बीसीसी का है, और ये एफसीसी। ओके, अब देखो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये तो है सेंटर ऑफ बर्लिन, ठीक। तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आई एम राइटिंग बिलो, ठीक है। सिंपल क्यूबिक के लिए सेंटर ऑफ बर्लिन जोन क्या है, या बॉटम ऑफ बेंड क्या है। सेंटर ऑफ बर्लिन जोन या बॉटम ऑफ द बेंड के कोऑर्डिनेट्स क्या है, मतलब के एक्स, के वाई, के जेड क्या है, तो बताइए क्या है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, जो डॉट लगाया है, 0 0 0। बॉटम के कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं,
0 0 0, सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन क्या है 0 0 0। ओके, दूसरा सेकंड, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री क्या है, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री या हम कहेंगे टॉप ऑफ द बेंड, सिंपल क्यूबिक के लिए टॉप ऑफ द बेंड। के एक्स के वाई के जेड क्या है, रेसिप्रोकल में डिफाइन होता है हमेशा। क्या है के एक्स कोमा के वाई कोमा के जेड, बताइए। अगर मान लिया व्हाट आई डू इज, टॉप कहां दिखेगा आपको, सबसे ज्यादा एनर्जी किस पॉइंट की होगी, आर पॉइंट की। ये जो पॉइंट है ये बॉटम है, टॉप कहां पर होगा, टॉप वुड बी एट कॉर्नर। तो कॉर्नर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, कोई भी कॉर्नर उठा लो भैया आप, एनी कॉर्नर यू कैन टेक, एनी कॉर्नर यू कैन टेक। तो क्या है टॉप के कोऑर्डिनेट, टॉप के कोऑर्डिनेट है पाई बाय ए, पाई बाय ए, पाई बाय ए। जहां पर ए क्या है, व्हाट इज ए हियर, लेटिस कांस्टेंट, डायरेक्ट लैटिस का लैटिस कांस्टेंट है, समझ रहे नहीं। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको कि बॉटम कहां पर है 0 0 0 पर है, टॉप कहां पर है पाई बाय ए पाई बाय ए पाई बाय ए। क्लियर है। अब आ जाइए आप बीसीसी में, ठीक है। तो बीसीसी में ये वाला पॉइंट जो गामा पॉइंट है, इट इज व्हाट, इट इज अगेन बॉटम ऑफ द बेंड। तो इसमें भी क्या है, सेंटर ऑफ ब्रिलियंट जोन, ठीक है, सेंटर ऑफ बीजेड या बॉटम, बॉटम ऑफ द बेंड कहां पर है 0 0 0 पर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री या टॉप कहां पर है, 2 पाई बाय। अब आप देखिए ये 0 0 0 पर है। अब अगर आप टॉप, टॉप मतलब कहां दिखेगा आपको, यू विल सी दैट कि टॉप जो सबसे ज्यादा दूर होगा ना पॉइंट, एच पॉइंट है ना, सबसे ज्यादा दूर है वो ये एच पॉइंट है ना, ये वाला दिस वन। अब ये जो है ये किसी पर्टिकुलर एक्सिस के अलग होगा, मान लिया आप कह रहे हैं यू आर कॉलिंग इट के एक्स, लेट्स से आप इसको के एक्स कॉल कर रहे हैं, या आप इस डायरेक्शन में जाएंगे यहाँ, तो यहाँ मिला दो, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी, लेट्स से इट इज के वाई। या आप क्या होंगे बाहर की तरफ आएंगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन होगी के जेड। तो ये जो इसको यहाँ यहाँ जो एच पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पाई बाय ए पाई बाय ए पाई बाय ए नहीं होंगे, के एक्स के लोग आप जानते हैं वाई एंड जेड 0 होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 पाई बाय ए 0 0। क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे 2 पाई बाय ए कोमा 0 कोमा 0। क्लियर है। आ जाइए एफसीसी को, एफसीसी का भी सेम होता है, जो गामा पॉइंट है इट इज 0 0 0। ओके, अब ये यहाँ से जो एक्स पॉइंट आपको दिख रहा है जब यहाँ से निकलेगा ये, तो ये टॉप कहलाएगा। टॉप के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो कितने होंगे, जैसे बीसीसी में होते हैं वैसे 2 पाई बाय ए 0 0। ऐसा नहीं कि एच के एक्स के अलग ही होगा टॉप, आप इसको ये भी ले सकते थे 0 2 पाई बाय ए 0 या 0 0 2 पाई बाय ए, या माइनस भी ले सकते थे, फर्क नहीं पड़ता माइनस लेने से भी। जैसे इसका कोई भी कॉर्नर उठाओगे ना, कोई भी कॉर्नर जिसमें सारे नेगेटिव हो या कोई एक नेगेटिव हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फर्स्ट सेंट्रल ब्रिलियंट जोन, तो मतलब ज्यादा इतनी याद करने के लिए है नहीं, कुछ भी मैं आपको बता, सेंट्रल ब्रिलियंट जोन तो बॉटम ऑफ द बैंड हमेशा कितने पर होगा, सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन 0 0 0 पर होगा। टॉप कहां पर होगा, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री टॉप द बैंड कितने पर है, सेम। ओके, ये होगा, ठीक है। तो अब आपको जो करना है यहाँ पर वो क्या करना है, और यू नीड टू डू, ये आपको निकालना है इफेक्टिव मास कहां, एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। तो बाउंड्री ऑफ द फर्स्ट ब्रिलियंट जोन क्या है, पाई बाय ए पाई बाय ए पाई बाय। मुझे कैसे पता लगा इसमें पाई बाय ए पाई बाय ए पाई बाय ए, क्योंकि ये जो होता है एक्सप्रेशन वो किसके लिए सही होता है, सिंपल क्यूब, सिंपल क्यूबिक के लिए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ एनर्जी एक्सप्रेशन दिखते कैसे हैं, बीसीसी के कैसे दिखते हैं, एफसीसी के कैसे दिखते हैं, और सिंपल क्यूबिक कैसे दिखता है। एक मिनट दो, एक मिनट।
हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि एक्सप्रेशन दिखते कैसे हैं, ठीक है, तो मैं उनको लिख ही देता हूँ, बेहतर ये होगा, तो आपको भी पहचान हो जाएगी आगे से। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ व्हाट आई एम राइटिंग, इनको बोलते क्या है जो एनर्जी एक्सप्रेशन देख रहे हैं आप, क्या ये फ्री इलेक्ट्रॉन का है? क्या ये एनर्जी एक्सप्रेशन फ्री इलेक्ट्रॉन का है? नहीं है ना। इलेक्ट्रॉन का होता तो कैसा होता, इलेक्ट्रॉन का होता तो 3 डायमेंशन में ऐसा होता, मैं बताता हूँ आपको, h क्रॉस स्क्वायर बाय 2m क्या होता, kx का स्क्वायर प्लस kz स्क्वायर। अगर कल कंप्लीटली फ्री इलेक्ट्रॉन हो तो उसका एनर्जी रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा, ek, ऐसा होगा या नहीं, बोलो। यस सर। बट ये फ्री इलेक्ट्रॉन का नहीं है ना, तो इसको बोलते क्या है, ये एनर्जी एक्सप्रेशन होते हैं, ये वाला हो या ये हो, इसको बोलते हैं टाइट बाइंडिंग एनर्जी अप्रोक्सीमेशन, इसको बोलते हैं टाइट बाइंडिंग एनर्जी, टाइट बाइंडिंग को शॉर्ट में बोलते हैं टीबी, टीबी, टाइट बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन फॉर वेरियस क्रिस्टल्स, टाइट बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन या रिलेशन फॉर वेरियस क्रिस्टल्स। कैसे होते हैं दिखने में, वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल क्यूबिक के लिए ऐसा दिखता है, इन सब में लैटिस कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट क्या है, ठीक है, वेरियस क्रिस्टल्स लैटिस कांस्टेंट यहाँ पर क्या है, सब में ए है, तो पहला है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में जो एनर्जी रिलेशन होता है वो ऐसे होता है, ई फंक्शन ऑफ के सम कांस्टेंट अल्फा, सम कांस्टेंट माइनस अल्फा, या अल्फा हो सकता है, कुछ भी ले सकते हो आप, माइनस बीटा, ओके, कॉस के ए, तो आपको कांस्टेंट पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ये कॉस फंक्शन आ रहा है ना, इस पर ज्यादा ध्यान देना है। यू कैन सी दैट ये जो cos kx a है, cos ky a है, cos kz a है, वो किसमें आ रहा है, देखिए यहाँ पे दे आर इन प्लस, ठीक है, तो इस पर ध्यान मत दो कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा तो कांस्टेंट है, ठीक है, ये है सेकंड, ये z है, सिर्फ kz है, ओके। बीसीसी अगर क्रिस्टल है तो उसका एनर्जी एक्सप्रेशन कुछ ऐसा होगा, ई ए, ओके, कोई कांस्टेंट ले लो, अल्फा ले लो, चलो माइनस, ठीक है, गामा ले लो, यहाँ पे कांस्टेंट अलग होता है, कॉस kx a by 2 into cos ky a by 2 cos kz a by 2, ये एक्सप्रेशन होता है इसका, बीसीसी का, समझ ले। यहाँ पर बाई 2 होता है, बाई 2 होता है, बाई 2 होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि लैटिस कांस्टेंट a by 2 है, नो, लैटिस कांस्टेंट मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया, सभी में क्या है, a है, ओके। तो ऐसा क्या होता है जिसमें cos का फंक्शन प्रोडक्ट में आता है, प्लस में नहीं आता, इट इज नॉट प्लस साइन, इट इज प्रोडक्ट साइन, ठीक है, तो जब ये प्रोडक्ट में आता है तो क्या है, बीसीसी, ओके, व्हेन इट इज इन प्रोडक्ट इट इज बीसीसी, हो गया। आगे चलते हैं, एफसीसी का कैसा होता है, 2 multiplication plus 2 multiplication plus 2. इट वुड बी अल्फा माइनस, ठीक है, सी ले लो कोई कांस्टेंट सी, दो का मल्टीप्लिकेशन होता है, cos kx a by 2 a by 2 प्लस होगा, फिर इस बार ky kz होगा, एंड kz a by 2 और एक बार आएगा kz kx का कॉम्बिनेशन, ओके। तो ये एनर्जी एक्सप्रेशन है, इसमें भी लैटिस कांस्टेंट क्या है, इट हैज लैटिस कांस्टेंट a, तो लैटिस कांस्टेंट सबका a है, ओके। तो आप पहचान सकते हैं कि सिंपल क्यूबिक है, बीसीसी है, एफसीसी, क्लियर है। उसी के अकॉर्डिंग आपके बर्नौली ज़ोन बाउंड्री के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपके इफेक्टिव मास कैलकुलेशन होगा, क्लियर है। अगर मैं आपको स्क्वायर लैटिस दे दूं तो क्या होगा, इफ आई गिव यू 2D लैटिस है ना, स्क्वायर दे दूं तो क्या होगा, स्क्वायर लैटिस किसका सिंपलीफाइड फॉर्म है, स्क्वायर लैटिस इज सिंपलीफाइड फॉर्म ऑफ क्यूबिक है ना, सिंपल क्यूबिक, तो क्या होगा, सिंपल क्यूबिक में से क्या हट जाएगा, सिंपली एक टर्म हटा देंगे सिंपल क्यूबिक में से, 2D होगा, so only you will get kx and ky term,
kx एंड ky टर्म होगी बस। ये सिर्फ स्क्वायर लैटिस का हो गया। अगर ये रेक्टेंगुलर लैटिस होता तो क्या होता? आई एम नॉट राइटिंग दैट। ओके, अगर ये रेक्टेंगुलर हो तो क्या करोगे उसका? ए की बी जगह हो बी। जाएगा, बी हो जाएगा ना। अगर रेक्टेंगुलर हो तो क्या होगा? ए की जगह बी हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आई होप इतना आप समझ गए कि आपको कोई भी टाइट बाइंडिंग एनर्जी एक्सप्रेशन दिया है अगर, तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि क्या आपको ब्रिलियंट जोन बाउंड्री के कोऑर्डिनेट लेने हैं, या तो एग्जामिनर खुद बताएगा क्वेश्चन में, नहीं बता रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ओके, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए क्वेश्चन पर वापस। मैं यहाँ पर एक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 56 हम कर रहे हैं, या 66 भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर एनर्जी एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। बेहतर है मैं 66 वाला लिखूं क्योंकि ये आइडियल फॉर्म में ई नॉट माइनस बी। मैं लिख रहा हूँ कि कौन सा वाला आई एम राइटिंग 66 का लिखा है क्योंकि वो ज्यादा बेहतर फॉर्म में दिया हुआ है। ओके, ये हमें दिया हुआ है, हमसे पूछ रहा है कहाँ, इस वाले में कहाँ पूछ रहा है? नियर बॉटम। बॉटम कहाँ होता है भाई? वेयर इज द बॉटम? बॉटम होता है 0 0 0 पर। किसके वैल्यूज हैं? एक्स वाई जेड के या के एक्स के वाई के जेड के? एक्स के वाई के जेड। ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल में है। ओके, तो बॉटम का मतलब ये है, तो मैं बॉटम यहाँ पर। अब इफेक्टिव मास निकालने के दो तरीके, यहाँ पर मैं कहूँ एम स्टार कैन बी कैलकुलेटेड बाय टू मेथड। दो मेथड से कैलकुलेट हो सकता है। पहला मेथड मैं फॉलो कर रहा हूं, बाय एक्सपेंशन मेथड, बाय एक्सपेंशन मेथड नियर, किसके नियर करेंगे आप? नियर सेंटर ऑफ रिलीज जोन, नियर सेंटर ऑफ, बाय एक्सपेंशन मेथड नियर सेंटर ऑफ द रिलीज जोन। अब नियर सेंटर ऑफ द रिलीज जोन, नियर एग्जैक्टली उस पर नहीं, उसके नियर क्या होगा? के एक्स, ठीक है, के एक्स के वाई के जेड क्या होंगे? के एक्स के वाई के जेड वुड बी, ऑल थ्री वुड बी स्मॉल, है ना? तीनों क्या होंगे? छोटे होंगे। तो हम क्या करेंगे? नियर के जीरो इसको एक्सपेंड करेंगे, तो जब के एक्स के वाई के जेड स्मॉल होंगे तब क्या होगा? अगर हम ये एक्सपेंशन लगाते हैं तो क्या होगा? 1 माइनस के एक्स ए स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस बाई 2 प्लस 1 माइनस ये होगा। तो इट वुड बी ई नॉट माइनस 3b माइनस, ओके, इट वुड बी ए स्क्वायर बाई 2 वुड बी, डी ही आएगा, डी a square by 2 is common. Now you have kx square, ky square, kz square. You know that kx square plus ky square plus kz square, क्योंकि जो वेव वेक्टर k होता है वो क्या होता है? सिंस k वेव वेक्टर जो होता है, वेव वेक्टर k टोटल वेव वेक्टर k क्या होता है? kx i कैप, ky j कैप, kz k कैप, implies that k square क्या होगा? kx square plus ky square plus kz square किसी भी सिचुएशन में। तो ek कितना हो गया? अंडर दिस इट हैज बिकम ek e नॉट माइनस 3b माइनस ba स्क्वायर बाई 2, ठीक है, k स्क्वायर, ओके। ये माइनस नहीं प्लस हो गया होगा ना? ये माइनस था ना बाहर और अंदर माइनस था तो प्लस हो गया होगा। इट मस्ट बी प्लस। ये सेकंड टर्म कैसे लिखी एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सी टर्म कैसे लिखी? ये e k = e नॉट माइनस b और अंदर ही 1 माइनस के x स्क्वायर a स्क्वायर अपॉन 2 ये कैसे? आप ये बताइए इसका एक्सपेंशन क्या होता है? cos के x का। अगर मैं इस मतलब ये थीटा जो है ऐसे हो, if थीटा इज स्मॉल तब cos थीटा क्या होगा? cos थीटा क्या होगा? 1 से ये होगा, यानी दो टर्म अगर मैं लूं, बोलो
आगे की टर्म में नेगलेक्ट कर रहा हूँ। ओके सर। बोलो। हाँ सर जी सर। वही किया मैंने अब। ओके, तो ये करने पर ये आ गया है। तो ये टर्म प्लस है, सेकंड क्यों है प्लस? क्योंकि ये माइनस है यहाँ एक और दूसरा माइनस यहाँ है, दो प्लस हो गया। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब के एक्स के वाई के जेड नियर सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन होता है तो ये स्मॉल होता है ना। जब के स्मॉल होता है तब ई किसके प्रोपोर्शनल है, जैसा कि मैंने कल डायग्राम में बताया होगा, ई इज प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर मिल रहा है। तो नियर, अच्छा के स्क्वायर होना क्या बताता है? के स्क्वायर होना बताता है कि इलेक्ट्रॉन नियर सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन क्या है, इट इज नियरली फ्री। के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होना बताता है ये नियरली फ्री है। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये प्रोपोर्शनल टू के स्क्वायर है। अब एम स्टार कैसे निकलता है? तो यार सर आप कहां फाइंड आउट करेंगे? ये जो एक्सपेंशन आपने किया है कहां पर किया है? ये टॉप ऑफ द बैंड के लिए किया है, बॉटम ऑफ द बैंड के लिए किया है? बॉटम ऑफ द बैंड। बॉटम ऑफ द बैंड। तो अब आप एम स्टार निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो एम स्टार आप ये कहां निकाल रहे हैं? यू आर फाइंडिंग एम स्टार वेयर, यू आर फाइंडिंग एम स्टार एट 0 0 0। इसको क्या बोलते हैं? वी कॉल इट बॉटम ऑफ द बैंड। वी आर फाइंडिंग एट बॉटम। करिए जरा, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है डबल डेरिवेटिव। बट ये डबल डेरिवेटिव कहां होना चाहिए? बॉटम में। बॉटम में, 0 0 0 में। तो ये बॉटम में है, यानी कि के एक्स के वाई के जेड जब छोटा है तब ये है। तो कितना आ रहा है इसका डबल डेरिवेटिव? बी ए स्क्वायर। इसका डबल डेरिवेटिव जो है वो ये आ रहा है, बी ए स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो इफेक्टिव मास कितना है? प्लस एक्स क्रॉस स्क्वायर बाय बी ए स्क्वायर। तो इफेक्टिव मास पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है। अगर आप सही से एक्सप्रेशन लोगे, जैसे मैंने बताया यहाँ पर, यहाँ सही एक्सप्रेशन क्या है सिंपल क्यूबिक का? ये सही एक्सप्रेशन है। ओके, तो इफेक्टिव मास नेगेटिव, इफेक्टिव मास पॉजिटिव आता है कहां पर? सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन पर। ओके, ये बात सही आ गई। अब अगर एग्जामिनर आपसे कहता कि बताइए इफेक्टिव मास टॉप पर कितना है, अगर आपसे पूछता कि ब्रिलियंट जोन बाउंड्री पर कितना है, ब्रिलियंट जोन बाउंड्री कहां है? नेगेटिव होगा। तो वो होता एम स्टार बॉटम, बॉटम। तो होता माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। इसको आप निकालते नहीं, आप किसको निकाल सकते हैं? बाय एक्सपेंशन मेथड। बाय एक्सपेंशन मेथड यू कैन ओनली कैलकुलेट इफेक्टिव मास वेयर? बाय एक्सपेंशन मेथड यू कैन कैलकुलेट द इफेक्टिव मास नियर सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन ओनली। सेंटर ऑफ द ब्रिलियंट जोन के पास ही निकाल सकते हैं आप, और नहीं निकाल सकते। तो एक्सपेंशन लगाएंगे, बॉटम पर पहले निकालेंगे, फिर टॉप पर निकालेंगे। क्लियर हुई बात? बट पूछ कहां रहा था इसमें? गो बैक टू द क्वेश्चन, बॉटम पर। तो विच आंसर इज करेक्ट? डी। हो गया ये? इसी के हिसाब से आप बताइए 56 का आंसर क्या होगा? 56 में और 66 में क्या फर्क है? यहाँ पर एक, मतलब यहाँ पर जो साइन है वो माइनस है ना, और यहाँ पर जो साइन है वो प्लस है, बाकी कांस्टेंट बीटा है, वो कुछ भी नहीं है चेंज। बताइए क्या होगा यहाँ पर इफेक्टिव मास? कहाँ पूछ रहा है? ब्रिलियंट जोन बाउंड्री पर। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं करूं इसको यहीं पर, तो एम स्टार बॉटम कितना होगा? चल में इसका जैसे आंसर आ रहा है एम स्टार बॉटम का एच क्रॉस स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, तो इसका कितना आता है बताइए लॉजिकली? माइनस माइनस एच क्रॉस स्क्वायर बाय कितना? 3 बीटा स्क्वायर। 3 कैसे हो गया भाई? मैंने बीटा स्क्वायर। 3 कहां से आ गया? नहीं सर। 3 भाई आप बात समझिए, यहाँ पर मैंने एक्सपेंशन किया, इसमें क्या आया? बी स्क्वायर आया। ओके, अब बी की जगह यहाँ पर क्या है भाई? एक तो दो चीजें यहाँ पर अलग हैं बस, वो कुछ थोड़ी ना है। एक तो ये प्लस साइन है यहाँ, और बी की जगह कैसे लिया हुआ है? उन्होंने बी का लिया हुआ है। तो आपको क्या करना है? ठीक है, बी की जगह क्या लगाना है? ठीक है, माइनस बी का लगाना है, तभी तो हो जाएगा ना प्लस ऊपर। तो ये आ रहा है आंसर बॉटम पर या नहीं? ये बॉटम पर आंसर है। तो टॉप पर कितना होगा? प्लस एच स्क्वायर बीटा ए प्लस स्क्वायर। एच क्रॉस स्क्वायर ओवर बीटा ए स्क्वायर। अब आप ये मत कहना मुझसे कि भाई ये प्लस क्यों आ गया। ये एक्चुअली एक्सप्रेशन ही सही से नहीं दिया हुआ है, दैट इज व्हाई टॉप पर प्लस आ रहा है। वैसे अगर कोई जनरलाइज वे में आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे? टॉप पर इफेक्टिव मास क्या होता है? जनरलाइज क्वेश्चन पूछे नेगेटिव होता है, बट हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव मिले। क्यों? क्योंकि वो एक्सप्रेशन सही से डिफाइन नहीं है। सही से डिफाइन करने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर माइनस साइन होना चाहिए, सही से डिफाइन करने का मतलब ये होता है। ओके, तो इसका आंसर कितना है? इस क्वेश्चन का आंसर 56 का। 56 का आंसर है ये 56 का आंसर है। बट जब जब ये क्वेश्चन आया था तब ये तो था ही नहीं उसमें, ABCD सारे ऑप्शन गलत थे। ठीक है, तो मैं इसलिए कह रहा था जैसे जून में आया फिर दिसंबर में आया, क्योंकि इसमें सारे ऑप्शन गलत थे। एग्जामिनर की खुद की अंडरस्टैंडिंग इफेक्टिव मार्क्स के बारे में गलत थी, इसीलिए उन्होंने क्वेश्चन को रिपीट किया।
यहाँ पर एग्जामिनर की खुद की अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है इफेक्टिव मास के बारे में. दैट इज व्हाई दे हैव रिपीटेड दिस क्वेश्चन अगेन, सो दैट स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन ना रहे. अगली बार सही होकर आया था. तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही आएगा? नन ऑफ दीज. ओके, क्योंकि उस एग्जामिनर ने भी वैसा ही सोचा जैसा आप सोच रहे होंगे. अगर मैं आपको एक्सपेंशन मेथड से ना करवाऊं इस क्वेश्चन को, तो आप क्या करोगे बताओ? अगर मैं आपको ये मेथड ना बताऊं तो क्या करना शुरू कर दोगे आप डबल डेरिवेटिव निकालने के? आप क्या करोगे? इसका पार्शियल डबल डेरिवेटिव निकालोगे, इसका पार्शियल डबल डेरिवेटिव निकालोगे, इसका पार्शियल डबल डेरिवेटिव निकालोगे. ऐसा करने से क्या होगा? कितना फैक्टर आएगा नीचे डिनोमिनेटर में? अगर मैं आपको ये मेथड ना बताऊं तो व्हाट यू विल डू? आप करोगे डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या? कंप्लीट डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए आप इनके पार्शियल कर दोगे. इसका पार्शियल डबल डेरिवेटिव के एक्स के रेस्पेक्ट में, इसका पार्शियल के वाई के रेस्पेक्ट में, इसका पार्शियल के जेड के रेस्पेक्ट में, और बाद में रख दोगे पाई बाई ए पाई बाई ए पाई बाई. तो उससे क्या फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा? टेल मी, बताओ. व्हाट फैक्टर वुड बी एक्स्ट्रा? 1/3. मतलब वहां पर यहाँ डबल डेरिवेटिव में 3 का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा. समझ रहे हो आप या नहीं? अगर आप सीधे डबल डेरिवेटिव कर दोगे तो 3 का फैक्टर एक्स्ट्रा आएगा. ओके, तो एग्जामिनर ने क्या आंसर मानकर चला होगा वो? बताइए. डी. उसने माना डी आंसर करेक्ट. समझ लो आप मेरी बात? ओके, तो उसने दिया था ये आंसर, बट ये गलत है, ये मेथड रॉन्ग है. ऐसे नहीं कर सकते आप कि आप जो है टोटल डबल डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करो, इनके पार्शियल डेरिवेटिव कर दो. क्यों नहीं कर सकते? व्हाई यू कैन डू इट? क्योंकि आप जब के एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंशिएशन, तो आप के वाई और के जेड को कांस्टेंट रख रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है. तीनों एक साथ बदल रहे. भाई इस कोऑर्डिनेट के लिए जब आप 0 0 0 से पाई बाई ए पाई बाई ए पाई बाई ए पहुंचोगे तो तीनों एक साथ बदलेंगे या नहीं? दे विल चेंज टुगेदर. तो के एक्स के वाई के जेड साइमल्टेनियसली बदलेंगे. इसलिए आप ऐसा नहीं कर सकते कि के एक्स का अलग करो, के वाई का अलग करो, के जेड का अलग करो. नो, यू कैन नॉट डू इट. आपको क्या बनाना होगा? यू नीड टू मेक टोटल के बनाना होगा, जैसा कि मैंने बनाया. ओके, तो इंडिपेंडेंटली डेरिवेटिव करना गलत है. तो इसलिए नन ऑफ दीज इसमें आएगा और इसमें डी आएगा. क्लियर होगी बात? ठीक है, अब मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं. दूसरा मेथड है टेंसर मेथड. ठीक है, सेकंड मेथड इज टेंसर मेथड. ओके, सेकंड मेथड इज टेंसर मेथड. उसमें कैसे करेंगे? तो आप इफेक्टिव मास टेंसर लिखेंगे यहां पर. इफेक्टिव मास जो है m star is a tensor quantity. Effective mass is a tensor quantity. Effective mass tensor quantity है. तो effective mass tensor निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? You need to find the double derivative. Double derivative कैसे लिखेंगे? You will write this as ठीक. You will write this as partial double derivative of E with respect to K. Then partial double derivative of E with respect to kx ky. K. Partial double derivative kx kz. Partial double derivative ky kx, ky only. Partial double derivative ky kz. Partial double derivative kz kx. Partial double derivative kz ky. Partial double derivative kz only. तो ये हो गया हमारा टोटल डबल डेरिवेटिव.
आंसर मेथड से हम करेंगे। तो जरा करो इसको, सेम क्वेश्चन जो हमने 66 से किया था उसको कर लो जरा आप इससे। तो इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालो आप, क्वेश्चन नंबर 66 में जो ई दिया हुआ है। तो ई जो है 66 का वो ये है, ई के कितना है, ई के ई नॉट माइनस बी कॉस के एक्स ए कॉस के वाई ए प्लस कॉस के जेड ए डबल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वुड बी पॉजिटिव बीटा डी, डबल डेरिवेटिव करने से दो बार ए आएगा प्लस हो जाएगा वापस cos के एक्स से बच जाएगा। समझ में आ गई बात। सिमिलरली अगर आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे पार्शियल डबल डेरिवेटिव तो क्या होगा, प्लस बन जाएगा ये बी ए स्क्वायर cos के वाई के बनेगा। इफ यू डू द पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के जेड इट वुड बी बी ए स्क्वायर cos के जेड ए। ओके ये है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव होगा क्योंकि एक बार cos का रिप्रेजेंट करने पर साइन बनेगा माइनस का, माइनस माइनस प्लस। ठीक, अब जो ऑफ डायग्राम एलिमेंट है इसके, ऑफ डायग्राम एलिमेंट, ठीक है, वो सब क्या होंगे, ऑफ डायग्राम एलिमेंट है वो सब क्या होंगे, जीरो। क्यों, क्योंकि पहले आप के एक्स के रिस्पेक्ट में करके फिर के वाई करोगे या के वाई के रिस्पेक्ट में करके फिर के एक्स करोगे, ठीक है, ऑल विल बिकम जीरो। ठीक है, तो मैं लिख रहा हूं डबल डेरिवेटिव टोटल, देखो ओके, डबल डेरिवेटिव क्या होगा, डबल डेरिवेटिव विल बी बी ए स्क्वायर cos के एक्स ए। अगर आप जनरलाइज लिखना चाहते हैं cos के एक्स ए जीरो जीरो, देन हियर वुड बी जीरो बी ए स्क्वायर cos के एक्स ए जीरो जीरो जीरो, यहां पर किसके साथ होगा, ये आ गया हमारा। ओके, अब इसका वैल्यू आपको कहां निकालना है इस बात पर डिपेंड करता है, इसका वैल्यू आपको कहां चाहिए, इस क्वेश्चन में कहां चाहिए था, बॉटम में। बॉटम, बॉटम का मतलब क्या होता है, जीरो 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 पॉइंट जोन, जीरो 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 भर दो उसमें, तो ये बन गया बी ए स्क्वायर पॉजिटिव ना, जीरो 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 बी ए स्क्वायर जीरो 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 बी ए। अब यहां से आगे ध्यान देने वाली बात है आपके लिए, ठीक है, जब तक ये सारे एलिमेंट एक जैसे नहीं आ जाते आप इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे, until unless you do not get all same, ठीक है, अगर आप सब सारे एलिमेंट सेम नहीं मिलते आपको तब तक आप इसका डिटर्मिनेंट नहीं निकालेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं, अगर सारे सेम आ गए, ठीक है, तब क्या कर सकते हैं हम, if all are correct, ठीक है, सॉरी all are same, then क्या कर सकते हैं, आप इसको बाहर ले सकते हैं। मेरी बात समझिए, if all elements are same then only you can take common। अब ये इस फॉर्म में आ गया है तो क्या बन गया है, now it has become 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1। now you can find its determinant। अब इसका डिटरमिनेंट निकालोगे अगर आप मान लिया तो इसका डिटरमिनेंट आएगा 1 1, तो कितना आएगा, इट वुड बी बी ए स्क्वायर डबल डेरिवेटिव। और अगर ये एलिमेंट सेम नहीं है, लीव देम, ठीक है, एज इट इज, उसको ऐसे ही छोड़ सकते हो आप, लीव देम एज इट इज, मैट्रिक्स फॉर्म में ही छोड़ देना आप अगर एलिमेंट सेम नहीं आते तो। ओके, ठीक है, तो यहां पर इफेक्टिव मार्क्स कितना है, ये निकल गया क्योंकि ये सेम था, तो
तो इफेक्टिव मास एट 0 0 0 कितना है? एट 0 0 0 इज व्हाट? h क्रॉस स्क्वायर बाय d स्क्वायर। तो ये दोनों मेथड से सेम आया। आप 56 को भी करोगे ना क्वेश्चन को, तो इट वुड बी इफेक्टिव सेम। मास एम स्टार सर। ठीक है, ओ एम स्टार 0 0 0 इट वुड बी सेम। अगर 56 के लिए भी निकालोगे तो उसमें क्या होगा? उसका तो डेरिवेटिव भी जब लोगे तो नेगेटिव होगा पॉजिटिव। यहाँ क्या चेंज आएगा? उसके उसके यहाँ क्या मिलेगा आपको? नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी पहले से। यहाँ बीटा मिलेगा और नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी, बीटा मिलेगा और नेगेटिव वैल्यूज मिलेगी। तो जब कोऑर्डिनेट रखोगे आप इसके पाई बाई ए तब क्या हो जाएगा वो? प्लस। पॉजिटिव। ओके, तो अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, ये दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए। मैं आगे क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, तो आपको और समझ में आएगा। मैं इफेक्टिव मास के क्वेश्चन ले 3D वाले ये लो। ये है 65 है 91। तो ये वाली स्लाइड में डाल लेते हैं 25 20। ये करो भाई जरा, ये तो इस बार टेंशन में पूछ रखा है। तो तो क्या करोगे? पहले इफेक्टिव मास सेंसर निकालने के लिए यू विल टेक द डबल डेरिवेटिव, और वो भी कहाँ? एट द बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ब्रिलियंट जोन। बताइए क्या आया? पाई बाई रख दो, उसमें प्लस होगा माइनस? हुआ? हो गया भाई? तो पहले बताओ ये कितना आया यहाँ पर पाई बाई ए रखने के बाद? अल्फा प्लस का या माइनस का? माइनस अल्फा स्क्वायर। नहीं, प्लस का आएगा सर, वैल्यू रखने के बाद। वैल्यू रखने के बाद पूछ रहा हूँ। वैल्यू रखने के बाद आएगा अल्फा ए स्क्वायर 0 0, यहाँ पर आएगा 0 बीटा ए स्क्वायर 0 0 0 गामा ए स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा या नहीं? Yes. एम स्टार क्या होता है? एम स्टार जो होता है वो होता है h क्रॉस स्क्वायर डबल डेरिवेटिव ऑफ t इनवर्स। ठीक है, इनवर्स इनवर्स करना जरा, इसका इनवर्स मैट्रिक्स निकालना।
कितना आएगा इनवर्स मैट्रिक्स? ए स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा? डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये। तो क्या हो जाएगा इनवर्स मैट्रिक्स इसका? अल्फा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा। बताइए कौन सा आएगा आंसर? बताओ, प्लस या माइनस? पहले बताओ। माइनस प्लस नहीं ना, प्लस आएगा, ठीक है ना? इट विल बी प्लस। प्लस होगा तो क्या होगा? सी होगा ना, डी भी नहीं होगा। डी में क्या दिक्कत है? माइनस आ रहा है। माइनस, ठीक है। माइनस करो जरा आगे, नेक्स्ट करो, इसको करो जरा। ये 2D का है, ये 2D का है। सर क्वेश्चन वाली स्लाइड पे करो करो करो। हुआ कुछ? ये वैसे कौन सा लैटिस लग रहा है आपको? कौन सा लैटिस है? Square स्क्वायर है। स्क्वायर में तो नहीं मैंने बताया था। एफसीसी ये तो एफसीसी हो ही नहीं सकता क्योंकि 2D लैटिस है। एफसीसी तो 3D होता है। रेक्टेंगुलर कैसे हो जाएगा? रेक्टेंगुलर ऐसे बताया था मैंने। BCC BCC है सर। बीसीसी भी नहीं हो सकता, 3D होता है बीसीसी। और सारे ऑप्शन आपने ढूंढ लिए नहीं? सारे ऑप्शन तो ढूंढ लिए आपने, है ना? सर आप बता दो। कुछ सोचना चाहिए ना आपको भी। अभी इतने सारे मैंने बताए थे। 2D में क्या है? ये 2D हेक्सागोनल है। 2D हेक्सागोनल लैटिस है ये। व्हाई इट इज सो? ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? ऐसा इसलिए हो रहा है 2D हेक्सागोनल लैटिस में। आप देख रहे हो इसमें kx है एक जगह, तो यानी कि एक एक्सिस तो kx स्केल हो गई, और दूसरी क्या है इसमें दोनों है। इसका मतलब क्या है? वो ना तो kx स्केल होंगे ना ky स्केल होगा, बीच में है कहीं, मतलब बीच में है 30 या 60 डिग्री पर होगा। तो ये कौन सा लैटिस हुआ? ऐसा कौन सा लैटिस होता है? इट इज हेक्सागोनल लैटिस। ठीक है, ये करो आप। चलो इसमें तो वो तो बात अलग हो गई। इसमें ये दिया हुआ देखो, जो मैंने बताया था ना अभी आपको, टेंसर। ओके, वो है। तो निकालो जरा, यहाँ पर क्या होता है? डबल डेरिवेटिव पार्शियल किसके साथ होगा? अल्फा जहां है दोनों जगह, एक बार के एक्स के रेस्पेक्ट में होगा और दूसरी बार क्या होगा? के वाई के रेस्पेक्ट में। बट चूंकि दोनों सेम दे रखे हैं इसलिए मुझे लगता है कि दोनों सेम आएंगे, है ना?
डबल डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू के पहले, के एक्स के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा? वैसे के वाई वाला जरा इजी रहेगा मुझे ऐसा लग रहा है, नहीं के वाई वाला जरा इजी रहेगा नहीं? यस सर, फर्स्ट टर्म 0 क्योंकि फर्स्ट टर्म उसमें 0 हो जाएगी, तो -2t बाहर रह गया, 0 यहाँ पर आ गया, प्लस 2 cos kx k/2 को ऐसे छोड़ दिया हमने, और इसका 2 बार डेरिवेटिव लिया, तो क्या होगा? 2 बार डबल डेरिवेटिव लेने पर, 2 बार डेरिवेटिव लेने पर जाएगा माइनस या प्लस? माइनस कितना? √3/2 k हो जाएगा 3/4 a स्क्वायर, और वापस से क्या बन जाएगा? cos ky √3 k/2। ओके, इसको कहाँ निकालना है? वेयर दे वांट टू फाइंड इट आउट, कहाँ पता करना चाहते हैं? सेंटर ऑफ डबल इंजन, वेयर इट इज? बॉटम मतलब 0 0 0। ओके, तो 0 0 0 ए 2 ही 0 की जरूरत है क्योंकि के एक्स के वाई है। ओके, तो रखो जरा कितना आया? cos 0 माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस cos 0 1 दोनों 1 1 हो गए, कितना हो गया बताना जरा? a स्क्वायर t 3t a square t और 3 आएगा 3, और ये कितना हुआ भाई? ये 4 का फैक्टर कैंसिल हो गया ना शायद, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, दो जगह 2 है और ये 4 है, तो आई थिंक इतना ही आ रहा है बस, बोलो। yes sir इतना ही आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है, तो ये भी इतना ही आएगा क्योंकि अल्फा अल्फा दे रखा है ना उन्होंने, ये भी इतना ही आएगा। 0 0 पर आप निकालोगे, तो मैं तो निकाल नहीं रहा हूँ, आप चेक कर लेना, निकाल के कंफर्म कर लेना इस बात से। ठीक है, ये हो गया। तो अब ये क्या होगा? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जो इफेक्टिव मार्क्स जब निकालोगे, इफेक्टिव मार्क्स किसके बराबर होगा बताइए? बताइए, डबल डेरिवेटिव क्या हो गया आपका टेंसर फॉर्म में? डबल डेरिवेटिव में क्या कॉमन आ जा रहा है? व्हाट इज कॉमन हियर? तो ये ऐसे बनेगा ना, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू kx ky, it would be k या yx, ये बनेगा y और x दोनों, और ये क्या बनेगा? y ओनली। तो जो डायगोनल टर्म्स हैं वो कितनी आ रही है? 3 a स्क्वायर t 0 0 3 a स्क्वायर t। तो इन्होंने क्या बाहर ले रखा है यहाँ से? बट दे हैव टेकन आउट a स्क्वायर t को बाहर ले रखा है, a स्क्वायर t को इन्होंने बाहर ले रखा है, तो क्या बचेगा? Tell me what will remain? 3 सर। 3, तो 3 आएगा इसके अंदर है ना, तो इसमें क्या आएगा? मतलब इसमें क्या बचेगा इफेक्टिव मार्क्स? तो ये होता है ना m स्टार क्या होता है? h क्रॉस स्क्वायर डबल अल्फा डेरिवेटिव, इक्वल्स टू 1/3 होगा सर। तो क्या आ जाएगा अल्फा? बताइए, h क्रॉस 1/3 स्क्वायर बाय 1/3 या 3? 1/3 1/3 सर। 0 0 1/3 1/3 का ये क्या होता है? राउंड ऑफ कितना डेसिमल प्लेस तक पूछा है? राउंड ऑफ 2 डेसिमल प्लेस तक, 1/3 0.33 0.33 2 डेसिमल प्लेस तक। समझ में आ गया ये बात? क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, क्योंकि हम इफेक्टिव मार्क्स रिलेटेड क्वेश्चंस देख रहे हैं अभी, लेट मी चेक बोथ ऑन। इफेक्टिव मार्क्स काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक चीज और बताऊं मैं आपको, इफेक्टिव मार्क्स का क्वेश्चन, एक चीज मैं बता दूं पहले आपको, फिर मैं बाकी के क्वेश्चन करूंगा। सो क्या है? हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ डिफरेंस बिटवीन मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। डिफरेंस बिटवीन मेटल, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर, इसके बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी के आधार पर आप कैसे बताएंगे कि कौन सॉलिड मेटल होगा, कौन सॉलिड इंसुलेटर होगा, कौन सॉलिड, ठीक है, स्टैंडर्ड कैरेक्टर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो उसको करने के लिए क्या करना होता है आपको, उसको करने के लिए आप जानते होंगे तो कौन सॉलिड की तरह एक्ट करता है, बताइए कौन मेटल की तरह एक्ट करता है। देखिए मेटल कौन सॉलिड हो सकता है बैंड थ्योरी के आधार पर बताता हूँ आपको। मेटल की तरह मेटल्स जो होते हैं आर ऑफ टू टाइप्स होते हैं। मेटल जो है दो तरह के होते हैं, बैंड थ्योरी के आधार पर दो तरह के मेटल्स होते हैं। मेटल्स आर ऑफ टू टाइप्स। एक तो मेटल ऐसे होते हैं जैसे मान लिया ये कोई बैंड है, दिस इज सम बैंड, ओके, एंड दिस बैंड इज हाफ फिल्ड। ये टॉप मोस्ट बैंड है एंड इट इज हाफ फिल्ड, ठीक है। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ है टॉप मोस्ट बैंड, टॉप मोस्ट बैंड मतलब वैलेंस बैंड, टॉप मोस्ट बैंड वैलेंस बैंड, ठीक है, इज हाफ फिल्ड, इज हाफ फिल्ड। किसी मेटल का, किसी सॉलिड का टॉप मोस्ट बैंड यानी कि वैलेंस बैंड अगर आधा भरा है, ठीक है, हाफ फिल्ड, तो ये जो है फर्मी लेवल कहां लाई करेगा, T = 0 केल्विन पर है सिचुएशन। T = 0 केल्विन पर अगर किसी मेटल का टॉप मोस्ट बैंड आधा भरा है तो बैंड वो सॉलिड कैसे एक्ट करेगा, दैट सॉलिड विल एक्ट एज, ठीक है, दैट सॉलिड विल एक्ट एज अ मेटल, ठीक है, वो सॉलिड मेटल की तरह काम करेगा, ठीक है। अगर किसी सॉलिड में, ठीक है, किसी सॉलिड में टॉप मोस्ट बैंड आधा भरा है तो मेटल की तरह एक्ट करेगा, ओके। एक तो ये हो गया। दूसरा आपने पढ़ा ही होगा, आप सब जानते हैं, ये वाला नहीं पढ़ा होगा शायद, दूसरा तो सब आप पढ़ते हुए आए ग्रेजुएशन में, 12th में जब भी पढ़ा होगा, क्या ऐसे दिखाते हैं, ऐसे शो करते हैं, इसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड, ठीक है। कंडक्शन बैंड पूरा खाली, ठीक है, और नीचे बनाते हैं वैलेंस बैंड पूरा भरा, ठीक है। दूसरा दिखाते हैं पूरा भरा है, एक बैंड पूरा खाली, दूसरा बैंड पूरा भरा वैलेंस बैंड, उसको दिखाते हैं कम हो, मैंने दूर बना दिया, इट शुड हैव बीन नियर, तो वो ओवरलैप करना चाहिए, तो कहाँ होगा, ये बैंड अलग है, मैं इसको रेड कलर से कर देता हूँ, नीचे वाला बैंड अलग है, दो अलग अलग बैंड है, दो अलग अलग बैंड है, ठीक है। नीचे वाला बैंड जो है वो पूरा भरा है, दैट इज कंप्लीटली फिल्ड, लोअर वन इज कंप्लीटली फिल्ड, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, ओके, एंड कंडक्शन बैंड वुड बी एम्प्टी, ठीक है। तो दो अलग अलग बैंड, ये अकेला बैंड था, दिस वाज ओनली वन बैंड, ये एक सिंगल बैंड था, एक ही बैंड, एक ही बैंड में क्या था, आधा भरा आधा खाली था, इसमें क्या है, ठीक है, एक बैंड क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है वैलेंस बैंड, और दूसरा बैंड क्या है, कंप्लीटली एम्प्टी, तो ये फर्मी लेवल है। ये सिचुएशन भी कहाँ है, T = 0 केल्विन, तो यहाँ पर क्या है, वैलेंस बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, कंप्लीटली फिल्ड एंड इट ओवरलैप्स विद, ठीक है, कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड। तो इसको भी हम क्या कहते हैं,
उसको भी हम मेटल से कैटेगराइज करते हैं। दो तरह की मेटल होगी, कौन कौन सी ध्यान रखोगे ना? एक तो कंप्लीटली, ठीक है, सर वो जो पहला वाला सर वो जो पहला वाला फिगर है वो कंडक्शन बैंड है। वैलेंस बैंड है भाई, पर इसमें वैलेंस बैंड है। इसमें कंडक्शन है, कंडक्शन बैंड दिखाने की जरूरत क्या है? यहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक ही काम कर रहे हैं ना दोनों, नहीं? मतलब कंडक्शन का काम कौन से इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं यहाँ पर? बैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो वैलेंस और कंडक्शन का काम एक ही बैंड कर रहा है। ओके, वैलेंस बैंड ही कंडक्शन बैंड है यहाँ, समझो, क्योंकि इसी में कंडक्शन भी हो रहा है। ठीक है, तो टॉपमोस्ट फील्ड लेवल, अगर टॉपमोस्ट फील्ड बैंड अगर हाफ फील्ड होगा तो सॉलिड मेटल की तरह एक्ट करेगा, और ठीक है, उसके जो कंडक्शन और वैलेंस बैंड होंगे वो एक ही होंगे। ठीक है, ये होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इंसुलेटर की तरह कौन एक्ट करेगा? हु विल एक्ट एज एन इंसुलेटर? इंसुलेटर कब बन सकता है? इंसुलेटर सॉलिड कब बन सकता है? जब क्या हो, कंडक्शन बैंड कंप्लीटली एम्प्टी हो, वैलेंस बैंड क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड हो। वैलेंस बैंड क्या हो, कंप्लीटली फिल्ड। ये कंप्लीटली फिल्ड। अच्छा, ये किससे सेपरेटेड हो? एनर्जी गैप। बैंड गैप हो। ओके, तो ये कंप्लीटली एम्प्टी कंडक्शन बैंड, कंप्लीटली फिल्ड। इसमें अगर ये T = 0 केल्विन पर ही सिचुएशन दिखा रहा हूं मैं, तो इसमें फर्मी लेवल कहां होगा? इसमें जो फर्मी लेवल होगा वो होगा दोनों के बीच में। कहां होगा? एट द मिडवे ऑफ दिस Eg। इसको क्या बोल रहे हैं हम? इंसुलेटर। इंसुलेटर को ही हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर को ही हम क्या बोल सकते हैं? सेमीकंडक्टर बोल सकते हैं। कब? इंसुलेटर विल बिकम सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर, ठीक है, इज सेमीकंडक्टर। Insulator is semiconductor when Eg is of the order of 1 electron volt. When Eg is the order of 1 electron volt, ठीक है, तब जो ये होगा, ठीक है, तब जो इंसुलेटर होगा वो क्या किस तरह एक्ट करेगा? सेमीकंडक्टर की तरह। तो बैंड स्ट्रक्चर ऑफ semiconductors and insulators are, कैसे होते हैं बैंड स्ट्रक्चर उनके? सेम या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? आर सेम। बैंड स्ट्रक्चर क्या होते हैं? सेम होते हैं, मतलब इस Eg के ऑर्डर पर डिपेंड करेगा। अगर Eg कम होगा तो ये सेमीकंडक्टर बन जाएगा, और Eg ज्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? Eg अगर ज्यादा होगा तो क्या बन जाएगा? इंसुलेटर, है ना? तो एवरी सेमीकंडक्टर क्या होता है? Every semiconductor is an insulator at absolute zero temperature. At absolute zero temperature, यानी कि जब टेम्परेचर क्या होगा? 0 केल्विन होगा, तब हर एक सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? ठीक है, हर एक सेमीकंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? Each semiconductor would behave as an insulator। ठीक है, वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, ओके, ये समझ में आ गया? अच्छा, अब ये बताओ कि आप कैसे पहचान करोगे कि बैंड फुल्ली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है? मतलब आप ये बताओ कि इंसुलेटर बनाने के लिए क्या जरूरी? बैंड का पूरा भरा होना या बैंड का आधा भरा होना?
बैंड का पूरा भरा होना किस बात को इंडिकेट करेगा? बैंड का पूरा भरा होना इंडिकेट करेगा कि ये इंसुलेटर हो सकता है। बट अगर साथ में यदि कहा है कि बैंड पूरा भरा है तो वो ओवरलैप कर रहा है एम्प्टी बैंड के साथ, तो क्या बन जाएगा इंस्टेड ऑफ इंसुलेटर? कंडक्टर। कंडक्टर। अगर बैंड आधा भरा है तो क्या आएगा? मेटल। क्लियर है? तीनों बता दिए मैंने। ठीक है, मैं एक स्लाइड और डाल लेता हूँ, जल्दी से बताता हूँ कि आप कैसे पता करेंगे कि ये इंसुलेटर है या नहीं। ठीक है, तो अब देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बैंड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बैंड कितने होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ बैंड होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल P, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल P इनटू, और क्या होता है, इनटू वैलेंसी इनटू, और किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स इन सॉलिड। तीन चीजों को प्रोडक्ट है। किसी बैंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? किसी भी बैंड के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे, ठीक है, वो होंगे इस क्वांटिटी के बराबर जो मैंने लिखी है। ठीक है, इस क्वांटिटी के बराबर नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल P, वैलेंसी, नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स इन सॉलिड, टोटल नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल्स इन सॉलिड। ठीक, अब इसको हम कैसे करेंगे? अगर देखिए एक सिंपल सा फंडा बताता हूं आपको। अगर मैं निकालूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रिमिटिव सेल, तो किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रिमिटिव सेल, बैंड में नहीं, बैंड में तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? नंबर ऑफ प्रिमिटिव सेल से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन प्रिमिटिव सेल किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल P, नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल इनटू वैलेंसी। बात सिंपल सी समझ में आई या नहीं? ये सिंपल सी बात मैं आपसे कह रहा हूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रिमिटिव सेल में कितने होंगे भाई? जितने एटम होंगे उतने इनटू हर एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन देगा उसको क्या बोलते हैं? वैलेंसी। वो क्लियर है? अगर मैं कहूं ये नंबर n है, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिमिटिव सेल को मैं n कह रहा हूं अगर, ठीक है, तो n अगर क्या होगा? n अगर क्या होगा? इवन इंटीजर होगा। अगर n इवन इंटीजर हुआ तो समझ लो कि बैंड फुल्ली फिल्ड है। बैंड इज कंप्लीटली फिल्ड, बैंड पूरा भरा है। ओके, और अगर n क्या आया? ओड इंटीजर आया, तो समझ लेना जो बैंड है वो हाफ फिल्ड है। बस इतना याद रख लो आप। ओके, तो इससे आप पता कर पाएंगे, ठीक है, कि कोई सॉलिड, इससे आप बिल्कुल पता कर पाएंगे, ठीक है, कि कोई सॉलिड कैसे एक्ट करेगा। ठीक है, कि कोई सॉलिड कैसे एक्ट करेगा ये पता कर पाएंगे आप। ठीक है, तो देखते हैं जरा कोई सॉलिड कैसे बिहेव करेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन लो जरा, एक क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन करो, ये आज का लास्ट क्वेश्चन रखते हैं। 96 क्वेश्चन, पेज 32 पर। कंसीडर वन डायमेंशनल नॉन मैग्नेटिक क्रिस्टल विद वन एटम पर यूनिट सेल। P का वैल्यू कितना है? गो बैक एंड सी। P नंबर ऑफ एटम्स इन प्रिमिटिव सेल कितना है इसका वैल्यू? P का वैल्यू है 1। Assume that valence electrons do not interact with each other, interact weakly with ions, और n क्या है?
वैलेंसी बता रहा है ना, देखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर यूनिट सेल। क्लियर? अब अगर देखिए n जो है, जो किसका प्रोडक्ट है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन प्रिमिटिव सेल, वो किसका प्रोडक्ट है, np। ओके, तो अब ये बताइए ये नंबर ओड कब आएगा और कब इवन आएगा? ये टोटल नंबर ओड इंटीजर होगा कब बताइए? एन ओड होगा, बोथ ओड एंड ओड हो तभी ना, Yes. ठीक है। दिस वुड बी एन ओड इंटीजर व्हेन n इज ओड। कितने क्लियर होगी बात? n इज ओड। अगर n ओड होगा, स्मॉल n ओड होगा, वैलेंसी ओड होगी, वो कैसा एक्ट करेगा देन उसका बैंड कैसा फिल्ड होगा? हाफ फील्ड हाफ फिल्ड होगा, इट वुड बी हाफ फिल्ड, ठीक है। और सॉलिड कैसे एक्ट करेगा? मेटालिक Solid will act as metal, half filled, and solid is metal. Clear? अगर NP इवन इंटीजर हो तो उसके लिए क्या जरूरी है? क्योंकि P का वैल्यू ऑलरेडी ओड है, N क्या होना जरूरी है? इवन। इवन। तो बैंड कैसा फील्ड होगा? कंप्लीट बैंड would be completely filled. कंप्लीटली फिल्ड बैंड। अब कंप्लीटली फिल्ड बैंड से क्या